औद्योगिक उत्पन्न गिर चुका है, जीडीपी घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार का रेवेन्यू खतरे में है। फिर क्या होगा अगर तेल की कीमतें बढ़ने लगी तो? क्या होगा अगर जीडीपी गिर जाए? सरकार का आर्थिक गणित फिसलेगा। जैसे-जैसे हम वित्तीय वर्ष 2025 के तीसरे क्वार्टर में एंटर कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें हमें सुनाई दे रही है। भारत की मंदी ये ऑलरेडी एक चर्चा का विषय बन गया है। द इकोनॉमिस्ट में लिखा है, "इज़ इंडियाज़ इकोनॉमी स्लोइंग डाउन?" ब्लूमबर्ग लिखता है, "इंडियाज़ पोस्ट पैंडेमिक रिवेंज स्पेंडिंग इज़ रनिंग आउट ऑफ स्टीम।" मुझे लगा कि इन सारी अनसर्टेनिटीज़ के बीच इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज़ करने का यही सही समय है। नमस्कार, मेरा नाम है स्वप्निल करकरे और मैं एक इकोनॉमिस्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था पे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद इंडियन इकोनॉमी? भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्थेत काय चालले आहे? ये वीडियो मैंने 3 लैंग्वेजेस में बनाया है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, उस लैंग्वेज में इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और वो वीडियो मेरे चैनल पे। हिंदी में इतना बड़ा वीडियो बनाने का ये मेरा पहला अवसर है, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे ऊपर कि मैं कितना अच्छा या बुरा ये प्रेज़ेंट करने वाला हूँ। ऊपर से मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दिया तो। लेट्स सी कैसा होता है और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो अभी इसी वक़्त आप 2 मिनट के लिए पॉज़ करके इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जब भी हमें आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना होता है, हमें कुछ क्राइटेरिया को देखना पड़ता है। सबसे पहले ये देखना होता है कि लोग चीज़ कैसे खरीद रहे हैं, इसे कंज़म्पशन कहते हैं। दूसरा ये देखना होता है कि बिज़नेसेस किस तरह से चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तीसरा, उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए बिज़नेसेस क्या कदम उठा रहे हैं, इसे हम लूज़ली इन्वेस्टमेंट्स कहेंगे। चौथा, सरकार किस तरह से पैसा कमा रही है और खर्च कर रही है, जो मुख्य रूप से हमसे लिया गया हुआ टैक्स और हमें दी जाने वाली फैसिलिटीज़ होती है। पाँचवाँ, फॉरेन देशों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स जहाँ पे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन करेंसी, फॉरेन लोन्स आदि शामिल हैं। छठा, इन्फ्लेशन और सातवां सेंटिमेंट या भावना। लगभग ये 7 अलग-अलग एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इकोनॉमी को एनालाइज़ करने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट इज़ कंज़म्पशन। सितंबर 2024 तक कंज़म्पशन थोड़ा कम था, लेकिन अभी का जो फेस्टिव सीज़न है, उसमें ये सिचुएशन बदल सकती है। कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है, जैसे हम जानते हैं कि सितंबर और अक्टूबर में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और बाकी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स अपने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल्स टाइप के सेल्स शुरू करते हैं। ये बहुत सफल भी रहे हैं। ये सेल्स हर साल बहुत ध्यान आकर्षित करते हैं और ऑर्डर्स की संख्या हो या ऑर्डर्स की रकम हो, हर साल पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। इस साल की एक खासियत ये है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों और कस्बों में इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। मीशो, जो इन शहरों में काफ़ी पॉपुलर है, इसने तो नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। मीशो नए ब्रांड्स को भी आकर्षित कर रहा है, जैसे मामाअर्थ, डाबर, डेनवर, बाटा, टाइटन एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि हम हर बार देखते हैं कि इन सेल्स को बहुत ट्रैक्शन मिलता है, लेकिन क्या ये डिमांड मार्च 2025 या मार्च 2026 तक बनी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप आरबीआई या दूसरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर सेंटिमेंट रिलेटेड डेटा देखते हो, तो आप यही देखोगे कि आमतौर पर थर्ड क्वार्टर में मतलब अक्टूबर से लेके दिसंबर तक सेंटिमेंट अच्छा होता है, क्योंकि तब फेस्टिवल्स भी होते हैं और शादियों का सीजन भी होता है। पिछले साल मैंने दिवाली की इकोनॉमिक्स पर एक वीडियो बनाया था, जिसका टाइटल दिवालीनॉमिक्स था, जो इंग्लिश में है। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप वो जाके देखिए, जहाँ पे आपको समझेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था उन दिवाली के 4 दिनों में, 5 दिनों में कैसे प्रदर्शन करती है। लेकिन अभी हम 5 दिन या 1 क्वार्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरे साल के बारे में या अगले साल के बारे में भी बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हमें कुछ अलग चीज़ें दिखाते हैं। सबसे बेस्ट सोर्स जीडीपी डेटा होता है। उसमें कंजम्पशन का एक नंबर आता है, लेकिन वो डेटा जून 2024 की तिमाही तक ही उपलब्ध है। सितंबर तिमाही का डेटा नवंबर में आने वाला है और हम इतना इंतजार नहीं करना पसंद करते हैं। इसीलिए हम अन्य चीज़ों से कंजम्पशन डेटा को एनालाइज़ करेंगे। एक बात ये है कि अगस्त तक
हमने जो इनकम टैक्स दिया है, वो पिछले साल की तुलना में कम है। तो हम यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए उनकी इनकम में समस्या बढ़ रही है। फिर होता है रोज़गार। सितंबर में बेरोज़गारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 8% था। अगर हम सितंबर 2023 की तुलना करें, तो ये बेरोज़गारी बढ़ गई है। एक और जॉब संबंधित संकेत है, जो है नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स। ये हमें बताता है कि देश में हायरिंग मतलब जॉब्स की नियुक्तियाँ कैसे हो रही है। ये डेटा naukri.com जो भारत का सबसे बड़ा जॉब पोर्टल है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये डेटा दिखाता है कि धीरे-धीरे स्थिति चेंज हो रही है, हायरिंग में सुधार हो रहा है। लेकिन इस साल कुल मिलाकर ग्रोथ नेगेटिव रही है। लेकिन एक उम्मीद ये है कि इस साल के अंत तक सुधार दिखाई देगा। आप इस चार्ट में कंजम्पशन रिलेटेड अलग-अलग इंडिकेटर्स देख सकते हो। वहाँ एक डिवाइडर है जिसके लेफ्ट साइड पे खराब स्थिति दर्शाने वाले इंडिकेटर्स हैं और राइट साइड में इंप्रूव होने वाले इंडिकेटर्स हैं। ये चार्ट मैंने ट्रेंड लाइन आर्टिकल से उठाया है, जो मैंने ही लिखा है। तो कुल मिलाकर कंजम्पशन, जिसे हिंदी में खपत कहते हैं, कंजम्पशन का ये निष्कर्ष ये है कि सब सॉर्ट ऑफ ठीक-ठाक है। लेकिन जिस गति से हम चाहते हैं, उस गति से, उस तेज़ी से ये सुधार नहीं हो रहा है। लेकिन इस फेस्टिव सीज़न में हमें थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिख सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि अभी भी हमें पता नहीं है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ ये इस साल के अंत तक और अगले साल तक बनी रहेगी या नहीं। ऑल्सो अगर हम शहर और ग्रामीण एरियाज़ की बात करें, तो शहर में कंज़म्पशन कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार सेल्स कम हो रहे हैं। कार सेल्स ये एक प्रमाण माना जाता है शहरी कंज़म्पशन को एनालाइज़ करने का, और ग्रामीण इलाकों में स्थिति थोड़ी बेटर हो रही है। चार्ट में जो भी अपने इम्प्रूवमेंट वाले इंडिकेटर्स देखे होंगे, वो सारे यही दर्शाते हैं कि ग्रामीण स्थिति थोड़ी बढ़ रही है, बेटर हो रही है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। अगर कंज्यूमर चीजें नहीं खरीद रहा है, तो बिज़नेसेस प्रोड्यूस क्यों करेंगे? माँग यानी डिमांड बिज़नेसेस के डिसीजन मेकिंग के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, और डिमांड अलग-अलग रीज़न्स पे डिपेंड करती है, जिनमें से कुछ हमने अभी देख लिए। अगस्त 2024 तक का इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर आईआईपी डेटा दिखाता है कि उत्पादन गिर गया है। अब इस पॉइंट के साथ ही मैंने तीसरा पॉइंट जो इन्वेस्टमेंट्स पर था, वो भी एनालाइज़ करेंगे। आसान भाषा में ये कहते हैं कि अगर डिमांड कम है और उत्पादन भी कम है, तो क्या बिज़नेसेस अपनी फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे? कैपेसिटी मतलब क्षमता। मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, जिसमें मैं महीने में 100 शर्ट्स बना सकता हूँ। करंटली डिमांड सिर्फ 60 है 1 महीने में। इस डिमांड को देखते हुए और शायद कुछ बफर रखने के बाद, मैं ये डिसाइड करता हूँ कि अब हर महीना 70 शर्ट्स बनाऊँगा। इसे कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन कह रहे हैं, जो कि मेरे फैक्ट्री की 70% है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या मुझे 120 शर्ट्स बनाने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं? करंटली नहीं, राइट? सिचुएशन अगर चेंज होती है, मान लो डिमांड 90 हो जाती है, तो उस वक़्त मुझे एक सिग्नल मिलता है कि ओके, कि अब सही टाइम है कैपेसिटी बढ़ाने का। तभी मैं सोचूँगा कि 100 से 150 या 200 की कैपेसिटी हम बना सकते हैं। तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा। इस इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स कहते हैं, और केपेक्स फिलहाल कम है। एचडीएफसी बैंक के मयंक झा ने एक लिंक्डइन पर पोस्ट किया है, जो वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ सेक्टर्स में कंपनियां निवेश करने की इच्छा रखती है, लेकिन निवेश कर नहीं रही है। कुछ सेक्टर्स में कंपनियां निवेश करने की इच्छा भी रखती है और कर भी रही है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कंपनियां बिल्कुल भी निवेश करना नहीं चाहती। तो अलग-अलग सेक्टर्स के अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कुल मिलाकर भारत की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 76% है, जो पिछले 10-15 सालों में ऑन एवरेज इसी लेवल पर रही है। डिमांड एक फैक्टर है जो अभी हम लोग ने देखा, लेकिन प्रॉफिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपेक्स डिसीजन मेकिंग में। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी का एबिटा मार्जिन बढ़ना चाहिए या हायर रेंज में रहना चाहिए। एबिटा मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आसान भाषा में ये प्रॉफिट का एक अलग मापदंड है, जिसमें हम कुछ एक्सपेंसेस छोड़ देते हैं। इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। फिलहाल बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेके, जिसमें से एक मेन मुद्दा है क्रूड ऑयल की बढ़ते कीमतें, जिसकी वजह से बहुत रॉ मटेरियल्स की कीमतें भी बढ़ रही। अब कुछ कंपनीज़ या सेक्टर्स ये प्राइसेज़ कम होने का इंतज़ार कर रही है, इसीलिए इन्वेस्ट नहीं कर रही। प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट्स न होने की शिकायतें हम बहुत साल अब देख रहे हैं। अब इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल गवर्नमेंट भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। सरकार आमतौर पर सड़कें,
रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। चुनाव और मानसून के कारण सरकार ने पिछले साल की तुलना में इस साल कम खर्च किया है। इसे इस चार्ट में देख सकते हैं। अब इसी बीच सरकार के लिए एक और समस्या खड़ी हो गई है। टैक्स रेवेन्यू भी घटा है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी सभी की ग्रोथ कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास अब पैसा कम है। इसीलिए हमें ये देखना होगा कि सरकार कितना टैक्स कलेक्ट कर पा रही है अगले कुछ महीनों में। और अगर इसमें इम्प्रूवमेंट होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन एक छोटा-सा ऑब्स्टैकल है, उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। हर साल सरकार एक डिसीजन लेती है कि ठीक है, हम अपने इनकम से एक्स रुपए ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो सरकार को ज़्यादा उधार भी लेना पड़ता है या लोन भी लेना पड़ता है, जिसे हम पब्लिक डेट कहते हैं। अगर सरकार की बोरोइंग्स या लोन्स बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट पे दिखता है। अभी भारत के बॉन्ड्स ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में शामिल हो गए हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय सफलता है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हमें अब और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने फाइनेंशियल मैटर्स मैनेज करने पड़ेंगे। अगर हम अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, तो इसे एक नकारात्मक भावना से देखा जाएगा मार्केट में। इसीलिए मुझे एक उम्मीद है कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हम फॉलो करेंगे। लेकिन इसका एक और मतलब है, वो है कि अगर सरकार की टैक्स रेवेन्यू कम हो जाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे पर खर्च भी कम हो जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट के जानकार हो, तो आप समझोगे कि इसका क्या मतलब होता है। कई कंपनियां सरकार से संबंधित कार्यों पर निर्भर करती है, जैसे सड़क बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, एक्सेट्रा। उन कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। नए टेंडर्स नहीं आएँगे और इसका डायरेक्ट असर इन पे पड़ेगा और कुछ जगह पे इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है। कुछ कंपनियों के शेयर प्राइसेस ऑलरेडी कम हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट जो 3rd पॉइंट था और गवर्नमेंट फाइनेंसेस जो 4th पॉइंट था, दोनों कवर किए हैं। अब आते हैं 5वें मुद्दे पर, जो है इंटरनेशनल अकाउंट या अंतर्राष्ट्रीय खाते। भारत के एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात और इंपोर्ट्स यानी आयात की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ऐसी कोई बड़ी समस्याएँ नहीं है जो भारत के अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। हाँ, तेलों की कीमतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेल की कीमतें इतनी भी ज़्यादा होंगी कि अर्थव्यवस्था में कुछ थोड़ी समस्याएँ आएँगी या संकट आ जाएगा। ब्लूमबर्ग और द इकोनॉमिस्ट ने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें ये बात करते हैं कि तेल के प्राइसेस अगर बहुत भी बढ़ गए, फिर भी वो जल्दी करंट लेवल्स पर लौट आएँगे। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो भारत के बहुत ही ज़्यादा है, हमें किसी भी समस्याओं से बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक मुद्दा है कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी गिरती है तो क्या? तब अलग-अलग समस्याएँ शुरू हो जाएँगी। और एक चीज़ है जो मुझे परेशान करती है ये सेक्टर में, वो है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जिसे हम विदेशी निवेश कह सकते हैं, ये विदेशी निवेश कम हो रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा हमें सोचना चाहिए। अगर हम इसे इग्नोर करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर हमारे इकोनॉमी में थोड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं छठे मुद्दे पे, व्हिच इज़ इन्फ्लेशन या महँगाई। ग्रोसरीज़, सब्जियाँ, फलों की कीमतें अभी बढ़ रही है। इससे सीपीआई जो कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, वो और डब्ल्यूपीआई जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है, ये दोनों बढ़ रहे हैं। देखिए, डेली नेसेसिटीज़ या आवश्यकताओं के बढ़ते प्राइसेस के कारण लोग क्या करते हैं, लोग अन्य चीज़ों पर खर्च नहीं करते। उदाहरण के लिए नई कार नहीं खरीदेंगे, फ्रिज नहीं खरीदेंगे, फ़ोन नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब क्या होता है? डिमांड कम होना और उसका इम्पैक्ट होता है उत्पादन पर, वो है प्रोडक्शन कम होना। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आरबीआई जल्दी से इंटरेस्ट रेट्स या ब्याज दर कम नहीं करेंगे। आरबीआई ब्याज दरों में कटौती तब करता है जब इन्फ्लेशन कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगले 2-3 महीनों में ब्याज दरें जितनी हैं उतनी ही रहेगी, जो थोड़ी ज़्यादा ही है। जब रेट्स हाई होते हैं, तो लोन महँगा हो जाता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर आरबीआई दरों में कटौती करता है, तो बैंक भी सस्ते ब्याज दरों पे लोन देती है। इससे इंडस्ट्रीज़ को कुछ राहत मिलती है, उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाती है। इसीलिए अगर कंपनी अपनी क्षमता को 100 शर्ट्स से 200 शर्ट्स पर करना चाहती है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा होगा अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करे। अगर इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा रहते हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन ना करने के लिए कंपनीज़ के लिए एक कारण बन जाता है। तो अब आते हैं आखिरी मुद्दे पे, जो है सेंटिमेंट या भावना। बेसिकली ये कुछ सर्वेज़ से ऐसा पता चलता है कि लोग पैसा खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे खर्च करेंगे, जनरल अर्थव्यवस्था पर लोगों का क्या कहना है।
सिमिलरली बिज़नेसेस को भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं कि लाइक आपको सेल्स के बारे में आपको क्या लग रहा है, प्रोडक्शन के बारे में क्या लग रहा है, प्रॉफिट्स के बारे में क्या लगता है, ये सब। अब आरबीआई के अलग-अलग सर्वेज़ में हम ये देखते हैं कि करंटली ये सेंटीमेंट या भावना वो थोड़ी कम है। लेकिन जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर के बारे में अगले क्वार्टर, अगले साल के लिए जब पूछते हैं, तब लोग या बिज़नेसेस थोड़े ऑप्टिमिस्टिक या आशावादी हुए हैं। तो करंटली हमें ये सब दिखाई दे रहा है अपने इंडियन इकोनॉमी में। मैंने जितना पॉसिबल था उतने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अगर आपको कोई डाउट है या किसी चीज़ पर क्लैरिटी चाहते हैं तो मुझे बताइए। या अगर आप इस तरह के वीडियो का एक और पार्ट चाहते हैं तो भी बताइए। आई डोंट नो कि मैं हिंदी में कितने वीडियोज़ कर पाऊँगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा हो और मेरी हिंदी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मैं इसके बारे में सोचूँगा। लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आपको थोड़ी अंग्रेज़ी आती है, मराठी आती है, तो इस विषय पर मैंने बहुत अलग-अलग वीडियोज़ ऑलरेडी बनाए हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और लास्टली अगर मैं जो कर रहा हूँ वो आपको ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक दबाना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। थैंक यू।